गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। हम इसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर बाय रिफ्लेक्शन। इसके लिए हम पहले प्लेन मिरर समझ लेते हैं कि ये कैसे बनता है। प्लेन मिरर एक्चुअल में ग्लास से बना होता है, उसके ऊपर एक सिल्वर की परत चढ़ी होती है और उसके पीछे एक पॉलिश्ड सरफेस होता है जो उसका एक प्रोटेक्टिंग पेंट होता है, उसके थ्रू इसे कवर किया जाता है। तो कहने का मतलब ग्लास और प्रोटेक्टिव पेंट के बीच में सिल्वर की एक परत होती है। इसमें सिल्वर का इस्तेमाल क्यों होता है? इसमें सिल्वर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि सिल्वर एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर है लाइट का। अब हम इसमें लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ये समझने के लिए कि प्लेन मिरर में चीज़ें कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसमें हम जो दो लॉस पढ़ने वाले हैं वो है, पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब इंसिडेंस का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल बराबर होगा। दूसरा, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी एक ही लाइन में होंगे। इसे समझने के लिए हम इस डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तीन चीज़ें बताई गई हैं इसमें। पहला है इंसिडेंट रे, दूसरा है नॉर्मल रे और तीसरा है रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे कौन सा होता है? जिस एंगल से हम देखते हैं कोई चीज़ या जिस एंगल से में कोई चीज़ रखी हुई है उसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। मतलब जिस एंगल से हम देख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। दूसरा होता है नॉर्मल रे। ये अगर आप मिरर से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे तो वो कहलाएगा आपका नॉर्मल रे। तीसरा हो रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे वो जगह होती है जिसमें इंसिडेंट रे जैसे मिरर से टकराती है तो हमें नज़र आता है कि वो मिरर में वो इमेज बन रहा है। वो इमेज को जब हम एक्सटेंड करेंगे बाहर की तरफ शीट में तो जो रे फॉर्म होगी उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये सभी हम देख सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसके लिए हमें ज़रूरत है एक प्लेन मिरर की, एक थर्माकोल के शीट की, एक प्लेन पेपर के शीट की, एक रूलर की, प्रोटेक्टर की, कुछ पिन्स की और स्केच पेन और साथ में कुछ क्लिप्स जिसे हम मिरर को स्टेबल रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इस शीट को फिक्स कर लेंगे इस थर्माकोल के शीट में थ्रू ऑल पिन्स, जो हमने पिन्स लिए हुए हैं। अब इसमें हम एक लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, और इसे हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये प्लेन मिरर है। यहाँ पे हम प्लेन मिरर कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक सिंगल लाइन खींच रहे हैं सिंपल सी, जिसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे। मतलब जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो इस एंगल से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब जो भी पॉइंट्स हम लेंगे वो इसमें लेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी मिरर को फिक्स कर देते हैं इन पिन्स के ज़रिए, क्लिप्स के ज़रिए। हमें इसे इस तरीके से सेट करना है कि जो प्लेन मिरर और हमारी शीट है ये दोनों के बीच में जो एंगल बने वो कैसा हो? 90 डिग्री का एंगल हो। मतलब ये शीट और ग्लास के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब हम इंसिडेंट रे पे कुछ पिन्स गड़ा देते हैं और हम इसकी रिफ्लेक्शन देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने पिन्स रखी हुई हैं, पिन 1, पिन 2, और उनकी इमेज यहाँ पर बन रही है पीछे मिरर के उस तरफ। मिरर की दूसरी तरफ हमें लगेगा कि इमेज यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पे बन रही है, पिन 1 और पिन 2 की। पर हम अब क्या करेंगे, उसका रिफ्लेक्शन को हम एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर वो पॉइंट्स में हम अपनी पिन्स को लगाएंगे जिससे हमें लगे कि ये सीधी लाइन दिख रही है। हमें इस एंगल से दिखना है, जितनी एंगल हमने उस तरफ लगाई थी इंसिडेंट रे में उसी एंगल से इस तरफ से देखेंगे और लाइन देखेंगे हम कि ये इमेज 1, इमेज 2 और इमेज 3 सब सेम लाइन में बने, और पिन 4 जो है वो भी सेम लाइन में बने। इस तरीके से हमें इसे प्लेस करना है।
ये आप देख सकते हैं कैसी सीधी लाइन में लगी हुई है ये। इसके बाद हम इन पिंस की पोजीशन को सिक्योर कर लेते हैं, इसमें सर्कल कर लेते हैं जिससे हमें याद रहे कि यहाँ इस पोजीशन में हमने की थी। अब सभी चीज़ें हम हटा लेंगे और अब इन पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे। पिन 3 और पिन 4 का पॉइंट को हम जोड़ेंगे यहाँ से ऐसा। तो अब ये हमारा इंसिडेंट रे था और ये जो रिफ्लेक्ट करके गया है ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्टेड रे। जो मिरर से जो लाइट हमें रिफ्लेक्ट करके मिली है वो क्या है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे, जिससे हमने देखा कि यहाँ पर हमारी इमेज जो पिन 1 और पिन 2 की इमेज थी वो इस तरीके से हम बनी हुई देख सकते हैं। अब जब हम इनकी एंगल को नापते हैं, अब नापने के लिए हम यहाँ पर एक 90 डिग्री पे इसका एक लाइन खींचेंगे। ये जो परपेंडिकुलर है हमारे मिरर से वो क्या है, हमारा नॉर्मल रे है, नॉर्मल लाइन है, इसे हम नॉर्मल कहेंगे। अब ये जो इंसिडेंट एंगल है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बनता है वो इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में बन रहा है वो रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों कैसे बराबर होंगे, ये फर्स्ट लॉ है हमारा, इसे हम देख लेते हैं कैसे हम ये बराबर हैं या नहीं। अगेन हम प्रोट्रैक्टर से नापेंगे, तो जितना एंगल बन रहा है यहाँ पे हमने उसे मार्क कर लिया, कितना आ रहा है वो 35 डिग्री आ रहा है। अब अगेन हम एंगल आर को नापेंगे, इसे भी जब हम नापते हैं तो इसमें भी जो हमारा एंगल आ रहा है वो भी 35 डिग्री आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एंगल आई और एंगल आर यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ही बराबर हैं। तो ये हमारा प्रूफ करता है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ये तीनों ही नॉर्मल लाइन, ये सारी ही क्या है, एक ही प्लेन पर होती हैं। कहने का मतलब ये है, ये सेकेंड लॉ है हमारा कि सेम प्लेन पर होती है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। जो इस केस में आपकी शीट है, आप देख सकते हैं कि शीट में ही आपको ये सारी एंगल्स मिली हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं मिली है। तो ये क्या है, सेम प्लेन पर आपको दिख रही है। तो ये भी आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट होता है अगर हम प्लेन मिरर को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं या उनको थोड़ा सा रोटेट करते हैं। अगर हम प्लेन मिरर को 35 डिग्री रोटेट करें और बाकी चीज़ों को सेम रखने दें, हमने यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिया हमने एक इसमें जो ओल्ड कंडीशन दिखा रहा है वो हम पहला कंडीशन ये ले रहे हैं कि हमने ए बी एक मिरर लिया है और ओ से हमने एक नॉर्मल लिया है एन, ठीक है, पॉइंट ओ से एन, ये हमारा नॉर्मल है। अब हम क्या है, एक पॉइंट एक रे हमने ड्रॉ की है आर ओ, ये हमारे इंसिडेंट रे हैं और ये रिफ्लेक्ट हो करके हमें ओ एस हमारा रे मिला है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये अब इसमें हम जो एंगल देख रहे हैं वो क्या है, हमने कितने एंगल की ली है, ये एंगल आई यानी कि इंसिडेंट रे 52 डिग्री लिया है और उतना ही हमारा रिफ्लेक्टेड रे का बना है। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी हमारा 52 डिग्री बना है। अब हम इस मिरर ए बी को हम थोड़ा सा टिल्ट करके कितना दे रहे हैं, 35 डिग्री हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहे हैं। तो ए बी डैश ये हमारी नई पोजीशन हो गई मिरर की। अब यहाँ से जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ओल्ड नॉर्मल था, अब यहाँ से आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये हमारा न्यू नॉर्मल है। हमने इंसिडेंट रे सेम ही रखी है बट इस बार क्या हुआ, न्यू नॉर्मल जो है नॉर्मल रे वो चेंज हो गई और साथ ही रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी चेंज हो गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ जो चेंजेस आए हैं, जो नया है वो हम देखते हैं। ये है हमारा इंसिडेंट रे ओ आर
और ये हमारा ON' ये है न्यू नॉर्मल, और OS' ये हमारा है न्यू रिफ्लेक्टेड रे। ये कितना मिला है हमें? 35 डिग्री के चेंज करने से मिला है। जब हम मिरर को रोटेट कर रहे हैं और बाकी चीज़ों को वैसे ही रख रहे हैं तो जो चेंजेस आए हैं। तो अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम न्यू नॉर्मल, ये हमारा जो न्यू नॉर्मल है, ये हमारा न्यू नॉर्मल है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो बना है वो कितना होगा, उसमें कितना चेंज आया है। जब हम इसे रोटेट किए हैं मिरर को तो उसमें 35 डिग्री का चेंज आया है। तो इसे ही हम देखते हैं। देखिए, हमें इसमें ये पता करना है कि रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना रोटेट होगा, या उसके डायरेक्शन में, मिरर के डायरेक्शन में कुछ चेंज आया कि नहीं। मिरर के डायरेक्शन में चेंज करने से नॉर्मल के डायरेक्शन में कुछ चेंज आया या नहीं। नॉर्मल के डायरेक्शन में ऑब्वियसली हमने देखा कि चेंज आया है, उसकी पोजीशन चेंज हो गई थी। और अब हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में कितना या उसमें कितना चेंज आया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम न्यू नॉर्मल से देखें तो हमने कितना डिफरेंस आया, जो वो क्या है, पास आ गया था। नॉर्मल रे जो है वो पहले से पास आ गया था, यहाँ से यहाँ आप देख सकते हो कि इंसिडेंट रे से ये पास आ गया। तो जो नया एंगल बना है वो क्या होगा, ओल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस 35 डिग्री। जो चेंज आया वो कितने का आया, ये आप देख सकते हो। पहले हमारा 52 डिग्री था माइनस 35 डिग्रीज जो हमने उसे टिल्ट किया, तो ये हमारा 17 डिग्रीज आ गया। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमें जो टिल्ट करने के बाद मिला वो भी कितना है, 17 डिग्रीज है। ठीक है, तो अब जो ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में जो डिफरेंस आया है वो कैसा आया है, तो हम देख सकते हैं एंगल SON। इसमें हम देखेंगे एंगल SON, ये जो हमारा था, ठीक है, 52 डिग्रीज था। और जो न्यू है एंगल S'(ON'), तो ये क्या है हमारा, जो न्यू है, तो न्यू हमारा 17 डिग्रीज है। ठीक है, तो ये 52 प्लस 35 माइनस 17, तो ये आपका आ गया 70 डिग्री का डिफरेंस आया है। ठीक है, तो हमारा जो न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना है, 70 डिग्रीज। ये कितना हुआ, जो हमने ऑलरेडी पहले जो लिया हुआ था, मतलब क्या चेंज लिया था, 35 डिग्रीज का चेंज किया था। तो जब हम देखें इसका रिलेशन, हमने चेंज किया मिरर का रोटेशन कितना किया, 35 डिग्रीज, और हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हुआ, 17 डिग्रीज। ये तो डबल है। तो हमको ये समझ में आता है, अगर कोई प्लेन मिरर को हम एक एंगल से रोटेट करते हैं, एक एंगल थीटा से रोटेट करते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे उनका एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि उसका डबल, जितनी डिग्री से हमने रोटेट किया है उससे डबल। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। अब हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है ये भी हम देखेंगे। पहले हम एक छोटे से ऑब्जेक्ट को लेंगे, जैसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेंगे, और उसके बाद फिर बड़े ऑब्जेक्ट को लेंगे। तो पहले इसकी हम टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं O, जिसे हमने एक प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है। और जो ऑब्जेक्ट O का जो लाइन की जो रेस हैं, रे ऑफ इंसिडेंस हैं, वो हमारी आंखों से टकरा रही है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कैसे टकरा रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के टकरा रही है। तो जब मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के टकराएंगे तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट O है वो मिरर के उस पार है। ये जो उस पार हमें जो इमेज मिलती है, जो हमें ऐसा लगता है कि ये मिरर के पीछे जो इमेज बन रही है, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैन बी ड्रॉन बाय प्रोड्यूसिंग द रिफ्लेक्टेड रेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन टिल दिस रेस मीट एट अ पॉइंट। इसे हम कैसे पता लगा सकते हैं, हमारा जो इंसिडेंट रे है उससे रिफ्लेक्ट हो करके हमारी आंखों में जो लग रहा है, तो जहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रेस है उनको आप पीछे
मिरर के पीछे आप अगर ऐसे कंसिडर करें कि उसमें कुछ लाइंस खींच करके आप उस पॉइंट को आप निकाल सकते हैं। ये जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगी वो क्या पॉइंट होगा, ये रेस कहाँ पर मीट होंगी, वो जो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है वहीं पर होगी। जैसे हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ लिया था, वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे यहाँ पे आई इमेज बना रहा है। ठीक है, तो हम इसको अब हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कि एक ऑब्जेक्ट लिया है ओ, जिस ऑब्जेक्ट लिया है ओ, और इसमें से कुछ रेस निकल रही हैं। ये ऑब्जेक्ट हमने जो लिया है ये इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब बल्ब लिया है, तो इसकी जो रेस है वो निकल रही हैं और हमें इसका एक इमेज जो मिल रहा है मिरर के पीछे वो है इमेज आई। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको समझने के लिए इसमें जो हमने एम मिरर लिया है उसे हमने एम डैश से नाम दिया है, और इसका जो नॉर्मल हम ले रहे हैं वो है ए एन। यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे मिरर से के सेंटर से, तो ये आपका ये क्या हो गया, नॉर्मल लाइन बन गई आपकी। अब इसमें इस ऑब्जेक्ट ओ से एक लाइट रे फॉल हो रही है कहाँ पे, पॉइंट ए पे, तो ये आपका हो गया है ना, ये आपका एक ओ ए लाइन हो गई, ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे है। और वैसे ही वैसे ही क्या हो रहा है, एक लाइट रे नीचे सीधा मिरर पे पड़ रही है, पॉइंट बी पे पड़ रही है। ठीक है, तो ये भी आपका एक पॉइंट हो गया, एक रे हो गई ओ बी। ठीक है, अब इस पॉइंट ओ ए से जो इंसिडेंट रे है ओ ए, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ मिल रही है हमें, ए सी से रिफ्लेक्ट होके मिल रही है। पर बी पॉइंट पे जो रेस जा रही है वो सीधा क्या है, यहाँ पे सीधा टकरा करके वापस उसी एंगल से वापस आ जा रही है, क्योंकि ये नॉर्मली फॉल हो रही है, सीधे फॉल हो रही है, तो ये वापस रिफ्लेक्शन इसका वापस उतना ही उसी डायरेक्शन में हमें मिलती हैं। तो ये दोनों आपके रिफ्लेक्टेड रेस हैं, ओ बी इंसिडेंट रे है, ओ ए इंसिडेंट रे है, और ए सी आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और बी ओ आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब इस ओ बी रे या फिर इस पॉइंट बी से आप जब सीधे लाइन खींचते हैं और ए सी को जब आप एक्सटेंड करेंगे, तो मिरर के पीछे जो इमेज आपको फॉर्म होगी, जो इमेज आपको रिफ्लेक्टेड इमेज फॉर्म होगी, वो आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन पर फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, अब इस फिगर के अनुसार एंगल ओ ए एन जो है हमारा, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। वैसे ही एंगल बी ओ ए, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। किस लिए, ये दोनों ही आई है बिकॉज ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया। ठीक है, अब इसे फिलहाल मैं मिटा देती हूँ। अब इसमें हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ एन ए सी, ये हमारा जो एंगल है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। और हम देखेंगे एंगल बी आई ए, ये भी हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है। क्यों, बिकॉज ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये और ये दोनों ही बराबर हो गए। अब हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम हमारे हिसाब से क्या हो रहा है कि ये बराबर ये है और ये बराबर ये है ना, तो ये सभी एंगल्स क्या हैं, बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। तो जब हम ट्रायंगल बी ओ ए इसे कंसिडर करते हैं और ट्रायंगल बी आई ए इसे कंसिडर करते हैं, अब सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल्स को हम देखेंगे। तो इसमें हम पहले ही पता है आई और आर हमें क्या है, ये ऑलरेडी हमें बराबर मिल चुके हैं। और एंगल ओ बी ए, ये वाला एंगल ओ बी ए और एंगल बी आई ए,
ये दोनों हमारा बराबर हो चुका है। अब एंगल OBA और एंगल IBA, ये दोनों आप देख सकते हो 90 डिग्री है, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये वाला भी हो गया आपका 90 डिग्री। ये दोनों भी क्या हो गया आपके बराबर हो गए, ये दोनों एंगल्स भी आपके बराबर हो गए। इसके बाद हम देख रहे हैं एंगल OAB, ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल IAB, ये दोनों भी हमारे बराबर हैं। क्यों बराबर हैं ये? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो जब ये बराबर ये दोनों बराबर हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स भी हमारे बराबर ही होंगे, ठीक है। तो और हमें ये भी पता है कि ये वाला लाइन ABA जो लाइन है ये भी हमारी बराबर है, इस साइड और इस साइड, दोनों ही ट्रायंगल्स में ये कॉमन है, इसलिए ये बराबर है। तो कितनी चीज़ें हमारी मिली, ये एंगल, ये I = R भी हो गया, ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो गए, ये वाला जो लाइन है ये भी बराबर हो गया। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों ही क्या है, बराबर दूरी पे हैं। तो इससे हमें ये प्रूफ होता है कि ये वाली लाइन है OB = IB। कहने का ये मतलब है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट O है उतना ही दूरी पे हमें इमेज I मिलेगी मिरर के पीछे, ठीक है। इसलिए द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ये भी हमें समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है एक प्लेन मिरर से, कहने का मतलब ये प्लेन मिरर से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, इस ऑब्जेक्ट से उस इमेज तक की दूरी कितनी होगी। हमें पता है, हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट से इस इमेज की दूरी कितनी है, मतलब टोटल डिस्टेंस ये निकालना है, IO निकालना है। तो हमें पता है IB = BO, ये वाला लाइन बराबर ये वाला लाइन है, तो ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, इक्वल डिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 30 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 30। तो कहने का क्या मतलब है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, 30 + 30 = 60 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस होगा। उस ऑब्जेक्ट का और इमेज के बीच में कितनी दूरी है, 60 सेंटीमीटर की। कैसे, मतलब कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों के इसका डिस्टेंस, अगर किसी ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से डिस्टेंस x है, ठीक है, तो उसका उस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2x होगा, 2x, ठीक है। तो ये 2x हमारा यहाँ पे मिल रहा है 60 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एट प्लेन मिरर। अभी हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का लिया था, एक छोटे से ऑब्जेक्ट का लिया था। अब हम किसी बड़ी चीज़ को जब हम देखते हैं तो वो उसका इमेज कैसे फॉर्म होता है ये हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक पेंसिल ले रहे हैं, उसको डिस्टेंस DO पे रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है मिरर का उसको हमने DO नाम दिया है और जो इमेज बना है उससे हमने DI नाम दिया है। अब ये ऑब्जेक्ट है O' और ये है ये ऑब्जेक्ट है O' और ये जो उसका इमेज बना है वो I' है। ये कैसे हो रहा है, इसे हम जिस एंगल से देख रहे हैं वो क्या हो गया, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे देख रहे हैं, तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। ये इंसिडेंट रे हमारी आईज से मिरर में टकरा करके इस ऑब्जेक्ट के टिप पर पड़ रही है, मतलब इस पेंसिल के टिप पर पड़ रही है, जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो टिप है वो कैसे फॉर्म हो रही है, वो सीधे ऐसे जा करके इमेज जो है मिरर के पीछे I' फॉर्म हो रही है। वैसे ही इसका जो टेल है यानी कि जो रबर वाला एंड है उसमें हमारी आंखों से रेस निकल करके इस
ऑब्जेक्ट की टेल पर पड़ रही है, जो रबर वाला एंड है उस पर पड़ रही है, और इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इस इंसिडेंट रे को आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आई पर आके आपका जो रबर वाला एंड है उसका इमेज बन रहा है। तो इस तरीके से आपका जो इमेज है वो बन रहा है। क्या इसकी साइज़ में कुछ फ़र्क आता है? जो इमेज बनी हुई है और जो रियल ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में कोई साइज़ का डिफरेंस आता है क्या? इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। जब आप अपनी हाइट नॉर्मली नापते हैं और जब आप खड़े होते हैं घर मतलब मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो क्या आपकी हाइट छोटी नज़र आती है? ऐसा तो नहीं होता है। तो कहने का ये मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट का साइज़ जितना रहेगा प्लेन मिरर के सामने, उसका साइज़ भी उतना ही होगा। ठीक है, तो जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है, दोनों ही बराबर होंगे। अब हम एक और काम कर सकते हैं, एक कि हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को एक पेंसिल होल्ड करेंगे अपने सामने, मिरर के सामने उस पेंसिल को आप जब होल्ड करते हैं तो उसकी इमेज मतलब वो कितना बड़ा है ये देखिए। उसके बाद उसे धीरे धीरे अपनी आँखों के पास लेते आइए, अपने पास लेते आइए। तो क्या होगा, आप क्या देखेंगे कि वो जो पेंसिल की जो इमेज है वो क्या हो रही है, छोटी हो रही है, वो पेंसिल छोटी दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये डिस्टेंस से इतनी कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम जब दो पेड़ों को देखते हैं, कोई एक जो है वो पास में है और दूसरा जो है वो दूर में है, तो क्या होता है कि जो दूर वाला जो पेड़ है वो ऑल्दो सेम हाइट का होगा, पर क्या होगा, वो छोटा नज़र आता है। दूर की जो चीज़ें हैं वो हमें थोड़ी छोटी नज़र आती हैं। जैसे आप सन तो बहुत बड़ा है, पर यहाँ से आप सन को देखते हैं तो वो बहुत ही छोटा दिखता है, या चांद बहुत बड़ा है, उसे हम देखते हैं तो छोटा दिखता है। वैसे ही आप दूर की चीज़ें जब देखते हैं और पास की चीज़ से कंपेयर करेंगे तो ये दोनों क्या है, आपको उनकी साइज़ में चेंज नज़र आएगा। अगर आप दो पेंसिल सेम साइज़ की ले, एक को आँख के पास रखें, एक को दूर रखें, तो पीछे वाली जो दूर में है वो क्या है, छोटी नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का, इस जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट 1 जो पहला ट्री है, उसमें उसका टेल और उसका हेड आप देखिए, उसमें जो हमारा एंगल बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें जो ऑब्जेक्ट 2 जो दूर में है वो क्या है, उसका एंगल कितना बड़ा बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो दूर वाली ऑब्जेक्ट है उसका एंगल छोटा बन रहा है, इसी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है हमें छोटी नज़र आती है। तो ये आपका दिया हुआ है, द ट्री क्लोजर टू द ऑब्जर्वर विल लुक बिगर देन द वन अवे फ्रॉम हिम, दिस इज बिकॉज द लाइट फ्रॉम फार अवे ट्री विल मेक अ स्मॉलर एंगल देन द वन क्लोजर टू द ऑब्जर्वर. Our eyes determine, this is important, our eyes determine the size of an object based on the angle made by the light from the object. उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो हमारी आँखों के साथ कितना बड़ा एंगल बनाती है, इस पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ हमें छोटी नज़र आएगी या बड़ी नज़र आएगी। अगर वो छोटा एंगल बनाएगी तो हमें छोटी नज़र आएगी, और अगर बड़ा एंगल बनाएगी तो हमें बड़ी नज़र आएगी। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू अ फुल इमेज। एक आदमी अगर सामने खड़ा है मिरर के, तो कितना बड़ा मिरर हमें चाहिए कि वो उसकी जो हाइट है वो पूरी हाइट हमें उस मिरर में दिख सके। इसमें हम जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो एक व्यक्ति को ले रहे हैं, उसका हाइट है RF। ठीक है, उसका इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो H-F- पे फॉर्म हो रहा है, सॉरी H और HF इसका रियल इमेज है, रियल हाइट है, और H-F- उसकी इमेज बन रही है। अब देखिए हम देख रहे हैं कि अगेन हम देखेंगे हेड और टो से कैसे इमेज बन रही है। हेड से जो लाइट निकल रही है, H से जो लाइट निकल रही है P पे टकरा रही है, और ये क्या है आपकी आइज से टकरा करके हमें इमेज फॉर्म हो रहा है हेड का। तो ये जो HP जो है इसे आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको H- मिलेगा, तो यहाँ पर आपके हेड की इमेज बनेगी। सेकंड, अब टेल, उनका टो देखते हैं। तो टो जब हम देखते हैं तो
जो एफ से लाइट जो निकल रही है एफ क्यू पे टकरा करके वो हमारी आइस पॉइंट ई क्यू ई तक जा रही है और यहाँ पर आपकी इमेज आपकी टो की मिल रही है। तो ये टो की जो इमेज मिल रही है, फुट की जो इमेज मिल रही है, वो कैसे बन रही है, ई क्यू को आप और एक्सटेंड करेंगे मिरर के पीछे, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड इमेज एफ डैश पर मिल रहा है उसकी टो का। तो जो टोटल पर्सन के हर एक जगह का एंगल, हर एक जगह का इमेज ऐसे ही बनेगा। हेड का जैसे हमने निकाला, टो का जैसे निकाला, तो वैसे ही हमारे आइस से जो रिफ्लेक्ट होके हमें जो मिल रहा है उसे हम एक्सटेंड करेंगे उस रे को, तो हमें वो इमेज दिखाई पड़ती है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसे ही हमें दिखाई पड़ती है। तो ये आपका एंगल हो गया। अब देखिए, आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि अगर हम देखें तो हमें तो इतने ही मिरर, अगर मिरर हमारा एम तक नहीं होता, पी से लेके क्यू तक होता, ठीक है, इतना ही छोटा अगर मिरर होता तब भी हमें इस व्यक्ति का पूरा इमेज दिखता, नीचे वाले मिरर के साइड की ज़रूरत ही हमें नहीं थी। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, ट्रायंगल एच पी ई कौन सा है, ट्रायंगल एच पी ई, ये छोटा वाला हम ले रहे हैं, क्योंकि ये छोटा है, हम यहाँ पर है उसे देख सकते हैं। एंगल एच पी ई और ट्रायंगल ई क्यू एफ, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हम देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, I1 R1, और यहाँ पे इस ट्रायंगल में I2 R2। तो हमें पता है I इज टू R होता है, ये तो पता है, और वैसे ही यहाँ पे I2 इज टू R2 होता है। तो HR कहने का मतलब ये वाला जो है, ये यहाँ पे HR बराबर RE, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए HR बराबर RE। वैसे ही यहाँ पे ES बराबर SF। ठीक है, तो HR बराबर RE बराबर, कहने का ये मतलब है HE का हाफ करोगे तो ये दोनों ही मिल जाएगा। HE का हाफ क्या होगा, HR और RE। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर HE बनेगा। तो उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा गया है, HR इज इक्वल टू RE इज इक्वल टू HE/2। ठीक है, ऐसे ही SE प्लस SF इज इक्वल टू EF हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि SE बराबर SF इज इक्वल टू EF डिवाइडेड बाई 2। इसको हाफ करेंगे, हम इसको हाफ करेंगे तो EF का हाफ करने से भी हमें ये और ये मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब PQ कहाँ है आपका, PQ बराबर RS, ये वाला PQ बराबर RS, ये इक्वल टू ये ऐसे हम मार्क कर देते हैं ये दोनों को। ठीक है, अब PQ हम ऐसे लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू RE प्लस ES RE, ये वाला, ये जो छोटा सा एंगल हमें मिल रहा है यहाँ पे RE, ये तो आई लेवल पे है ना, तो ये जो नॉर्मल है यहाँ से RE बराबर ES, हाँ RE और ES ये दोनों को आप प्लस करेंगे तब आपको PQ मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये वाला लाइन सीधा जो ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन, तो ये आप देख रहे हो आई लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। तो R से हम चालू करेंगे तो RE प्लस ES इज इक्वल टू PQ हमारा मिल रहा है। अब इसमें क्या है, आप पुटअप कर दोगे, हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है, देखिए RE, ये RE आपको मिल गया, RE PQ इज इक्वल टू RE प्लस ES है, तो यहाँ पे आपका हो गया RE, और ये दूसरा आ गया आपका इज इक्वल टू HE/2। यहाँ पे दूसरा है ES, यानी कि यहाँ पे ऐसी जो लिखा हुआ है डिवाइडेड, उसको आप पुटअप कर देंगे यहाँ पे EF/2, ये आपका आ गया। इसको आप अगर कॉमन निकालें तो इस तरीके से आ सकता है। तो HE प्लस EF क्या होगा, देखिए HE, यहाँ पे आप देखिए HE ये वाला है आपका, HE ये और EF। ठीक है, ये टोटल क्या हुआ, HF हो गया।
HE ये वाला प्लस EF, तो ये टोटल हो गया आपका HF। तो हम लिख सकते हैं इसे हाफ HF। तो हमने इस तरीके से लिया। तो ये हम जो यूज़फुल पार्ट है मिरर का, इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा जो HF ये है बराबर यहाँ पे HF है, जो S', F' है। तो इससे हमें बराबर पता चल रहा है कि जो हमें मिरर का साइज चाहिए वो कितना चाहिए, PQ ही चाहिए। PQ ही हमें चाहिए कि हमें S', F' से जितना बड़ा इमेज हमें मिल जाए। अब चूँकि QM' इज इक्वल टू SF, अब यहाँ पे आप अगेन देख सकते हैं QM' इज इक्वल टू कितना हो गया, SF। तो QM इज इक्वल टू EF का आधा हुआ। तो इससे हमें क्या है, मिरर को हमें किस लेवल पे लगाना है ये हमें पता चल रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि इस मिरर को, यानी ये जो PQ है, इस मिरर को किस लेवल पे लगाना है, इतने लेवल पे लगाना है कि आइस की लेवल से हाफ पे उसे लगाना है। आइस के लेवल से EF जो हमें मिला है ना, EF/2 हमने बताया ना यहाँ पे, EF/2। तो हमें इतना मिरर, हम इतना इमेज मिलने के लिए हमें इसे किस हाइट पे लगाना है, वो लगाना है आपको Q के लेवल पे लगाना है। तो QM के लेवल पे ये जो हाइट है, इतनी हाइट पे आप कोई मिरर रखोगे, उसका नीचे वाला भाग यहाँ पे होगा, उसका ऊपर वाला भाग यहाँ पे होगा मिरर का। तो इस हाइट पे अगर आप लगाते हो तो हमें फुल लेंथ उस ऑब्जेक्ट की दिखेगी, या फिर फुल इमेज हमें मिलेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए, पर्सन की हाइट से आधी रहनी चाहिए, और उसका हाइट कितना होना चाहिए, आई के लेवल से हाफ रहना चाहिए। ये दो चीज़ें हमें पता चली। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि एक पर्सन है जैसे 60 मीटर टॉल है, तो अगर वो अपना फुल इमेज देखना चाहता है मिरर पे, तो उस मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए। तो हमें पता है पर्सन का हाइट है 160 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि मिरर की लेंथ उतनी होनी चाहिए जितनी कि पर्सन की हाइट से आधी होनी चाहिए। तो पर्सन की हाइट से आधा आप कर दोगे तो ये 60 सेंटीमीटर, आपको 60 सेंटीमीटर के मिरर में आपको उसका फुल व्यू मिलेगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।